नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। किसानों के खातों में भेजे जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर। मोढेरा को घोषित करेंगे देश का सौर ऊर्जा संचालित गांव। उम्र का असर है इसलिए कुछ भी बयान दे देते हैं, नीतीश कुमार के आरोपों पर प्रशांत किशोर का पलटवार। नामांकन वापसी का समय खत्म, अब चलेगा जोर आजमाइश का दौर। और मायावती ने दिया बयान, सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे तरक्की के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। अब खबरें विस्तार से। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित समारोह में किस्त को जारी करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद देश के किसानों को भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन में देश भर से तकरीबन 25,000 से अधिक उन्नत खेती करने वाले किसानों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान निधि की 2,000 रुपए की यह 12वीं किस्त होगी। खबर के अनुसार इस बार कुल 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि से देश के कुल 11.30 करोड़ किसानों को 11 किस्तों में कुल 2.10 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और इस बार की किस्त जारी करने से पहले कृषि मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को अपने यहाँ किसानों की पात्रता की जांच करने का भी निर्देश दिया है। और जिनके बैंक खाते, आधार नंबर, जमीन का डिजिटल ब्यौरा समेत निर्धारित मानक पूरे नहीं होंगे, इस बार उनकी किस्त रोकी जा सकती है। और पात्रता सूची को अपडेट कर मानकों पर खरा उतरने वाले किसानों को ही इस बार वाली किस्त दी जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर। मोढेरा को घोषित करेंगे देश का सौर ऊर्जा संचालित गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। ये दौरा 3 दिन यानी कि 11 अक्टूबर तक का होना है और इसके बाद 11 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर भी जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज महसाड़ा के मोढेरा से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 5:30 बजे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। शाम लगभग 6:45 बजे मोधेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजन भी किया। करीब 7:30 बजे फिर प्रधानमंत्री मोदी सूर्य मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री का 10 अक्टूबर का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है। वह भरूच के आमोद में लगभग 11 बजे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और दोपहर लगभग 3:45 बजे अहमदाबाद मोदी शैक्षणिक संकुलन का उद्घाटन वो करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे जामनगर में विभिन्न प्रोजेक्टों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:45 बजे सिविल हॉस्पिटल असरबा अहमदाबाद में विभिन्न प्रोजेक्टों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। वहां पहुंचकर वह उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री शाम लगभग 5 बजे दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:30 बजे महाकाल लोक को राष्ट्र को सौंपेंगे और फिर करीब शाम 7:15 बजे जो है उज्जैन में सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तंज की लड़ाई जारी है। पीके ने अब नीतीश कुमार के उस बयान का पलटवार किया है जिसमें उन्होंने पीके पर आरोप लगाया था कि वह कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराना चाहते थे। पीके ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि उन पर उम्र का असर दिख रहा है, वह कहना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ देते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा हूं।
फिर खुद ही कहते हैं कि मैंने उन्हें कांग्रेस के साथ विलय करने को कहा था। नीतीश भ्रमित और राजनीतिक रूप से अलग थलग होते जा रहे हैं। वह उन लोगों से घिरे हुए हैं जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के उत्तराधिकारी वाले दावे पर कहा कि यह झूठ है, उन्हें जो कुछ भी बोलना है वो बोले, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। नीतीश ने पीके पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर ने एक दिन उनसे आकर कहा था कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर लीजिए। इस पर नीतीश ने कहा कि वह भला कांग्रेस में क्यों मर्ज करेंगे, ये आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के बाद अब 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। इन दोनों के बीच मुकाबला इस मायने में भी खास है कि लंबे समय बाद अब जो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा वो गांधी परिवार का नहीं होगा। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और इस चुनाव के लिए सभी राज्यों में 67 बूथ बनाए जाएंगे। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। सीए के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि एआईसीसी मुख्यालय में भी एक बूथ होगा और खासकर सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता समिति के सदस्यों और उन सभी लोगों के लिए जिनके पहचान पत्र अलग राज्य से हैं लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं। अगर वे बताते हैं कि वे दिल्ली में वोट करना चाहते हैं तो हम यहाँ भी व्यवस्था करेंगे, वे यहाँ एआईसीसी मुख्यालय में भी वोट कर सकते हैं। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों के लिए एक कैंपेन बूथ बनाया जाएगा। इस उम्मीदवारों के लिए प्रचार की प्रक्रिया शनिवार से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने पहले ही अभियान शुरू कर दिया। तकनीकी रूप से संविधान के अनुसार हम उन्हें 7 दिन तक नामांकन वापस लेने का समय भी देते हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि हर राज्य की राजधानी में 17 अक्टूबर को चुनाव होंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव का समय होगा। यह चुनाव गुप्त मतदान से होगा। सभी बैलेट बॉक्स एआईसीसी मुख्यालय लाए जाएंगे और फिर 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और मतगणना समाप्त होते ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन वापस लेने की तारीख निकलने के बीच शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पक्ष में जीत के लिए जतन भी करने लगे हैं। थरूर ने ये जरूर कहा था कि यह चुनाव एक फ्रेंडली मैच की तरह है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि चुनाव में मतदान प्रक्रिया गुप्त रखी जाएगी, इसलिए वोट करने वाले भले ही जाहिर तौर पर खड़गे का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें यानी कि थरूर को भी वोट दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की अध्यक्ष मायावती ने रविवार को कहा कि बहुजन समाजवादी आजादी के 75 वर्षों में अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकार मांगते मांगते थक गया है और अब उसे पूरी ताकत के साथ हुक्मरान समाज बनने के अभियान में जुटना होगा। मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम के परिनिर्माण दिवस पर किए सिलसिलेवार ट्वीट में बात कही है। उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज आजादी के 75 वर्षों में अपना कानूनी व संवैधानिक हक मांगते मांगते थक गया है। अब उसे पूरी ताकत के साथ हुक्मरान समाज बनने के लिए अभियान में जुटना होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाला अगला कोई भी चुनाव आपके लिए परीक्षा हो सकता है, जिसमें सफलता उम्मीद की नई किरण साबित होगी। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि देश भर के खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने यहां 4 बार अपनी पार्टी की सत्ता प्राप्त करके यह देख लिया है कि सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं। इसलिए यह अभियान हर कीमत पर जरूर जारी रहना चाहिए। यही आज के दिन का संदेश है और इसे संकल्प के साथ कार्य भी करना होगा। भारतीय रेलवे ने बैंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। ट्रेन का नाम बदलने को लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने रेल मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है। रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन का नाम बदलने को लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि टीपू की विरासत को बीजेपी कभी नहीं मिटा पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रेन का नाम बदलने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी सरकार ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। टीपू ने बीजेपी को इसलिए भी परेशान किया है क्योंकि टीपू
ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 3 युद्ध छेड़े थे। किसी दूसरी ट्रेन का नाम भी तो वोडियार एक्सप्रेस के नाम पर रखा जा सकता था। टीपू की विरासत को बीजेपी कभी नहीं मिटा पाएगी। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कर्नाटक कांग्रेस संचार विंग के को चेयरमैन मसूर खान ने इस फैसले को सांप्रदायिक राजनीति का नाम भी दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस क्यों किया गया। ये ट्रेन 42 साल से इस रूट पर चल रही है और किसी को इसके नाम को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। इस नाम का क्या उपयोग है? क्या ये किसी भी तरह से जनता की मदद करता है? ये एक सांप्रदायिक राजनीति है। राजस्थान की सियासत में भाजपा के भैरव सिंह शेखावत और कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार को हिला देने वाले सूबे के दबंग नेता अब नहीं रहे। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का आज तड़के निधन हो गया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 77 वर्षीय शर्मा पिछले लंबे समय से अस्वस्थ थे और उनका पार्थिव शरीर विद्याधर नगर ब्राह्मण महासभा भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सरदार शहर में सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। शर्मा के निधन से सियासी जगत में शोक छाया है। शनिवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। शर्मा के निधन पर सीएम गहलोत समेत कई जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया था। भंवरलाल शर्मा के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया था। उन्होंने कहा कि सरदार शहर से कांग्रेस विधायक श्री भंवरलाल शर्मा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। काफी समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं उनके परिजनों के संपर्क में था। कल रात एसएमएस अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से जानकारी ली और परिवार से मुलाकात की थी। सीएम ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को इस बेहद कठिन समय में संबल प्रदान करें एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ट्वीट कर दुख जताया है कि पायलट ने कहा कि सरदार शहर विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री भंवरलाल शर्मा जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उनका निधन प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ट्वीट कर दुख जताया। पायलट ने कहा कि सरदार शहर विधायक और वरिष्ठ नेता श्री भंवरलाल शर्मा जी के निधन का समाचार मिला था। उनका निधन प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को जो है संबल प्रदान करे। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुटों के बीच खींचतान देखते हुए शिवसेना के नाम और चिन्ह के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अब यह सवाल है कि ठाकरे और शिंदे के बीच नाम और सिंबल की लड़ाई थमेगी या जारी रहेगी। मूल शिवसेना का चुनाव चिन्ह लंबे समय से धनुष बाण है, जिस पर दोनों ही गुट दावा कर रहे हैं। एक तरफ ठाकरे अपने पिता दिवंगत बाल ठाकरे की विरासत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इसे अपना बता रहे हैं। फिलहाल नाम और सिंबल की लड़ाई खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर आज मातोश्री में बैठक भी हुई। माना जा रहा है कि अब यह लड़ाई और लंबे चलने वाली है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस फैसले को अन्याय करार दिया है और उनके बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना के नेता ने भी इसे शिंदे गुट को शर्मनाक हरकत भी बताया। शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले को सही बताया है। पार्टी के नेता व सांसद प्रताप राव जाधव ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जो है गठबंधन करके शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया है। केंद्रीय परिवहन एवं हाईवे मंत्री नितिन गडकरी यूपी पहुंचे। यहां उन्होंने 81वें इंडियन रोड कांग्रेस को संबोधित करते हुए 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी इस बात को दोहराया। साथ ही उन्होंने यूपी के लिए 8000 करोड़ की सड़क प्रोजेक्ट की घोषणा भी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी की उस बात को हमेशा याद करता हूं जब उन्होंने कहा कि अमेरिका की सड़कें इसलिए नहीं अच्छी है क्योंकि अमेरिका धनी है, बल्कि अच्छी सड़कों की वजह से ही अमेरिका धनी है।
मैंने योगी जी से वादा किया था कि 2024 तक यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। समृद्धि सड़कों से ही आती है और लेकिन इसके लिए पूर्ण सहयोग की जरूरत भी होती है। हमें खर्चे को कम करते हुए क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि मैंने वादा किया था कि 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दूंगा। आज मैं उसमें से 8,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की घोषणा करता हूं और इसमें शाहाबाद हरदोई बाईपास, शाहजहांपुर शाहाबाद बाईपास, मुरादाबाद ठाकुर द्वारा काशीपुर बाईपास, गाजीपुर बलिया बाईपास के अलावा 13 अन्य बाईपास को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ है। अच्छी सड़कों को बनाने के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। झारखंड के दुमका में मारुति कुमारी पेट्रोल हत्याकांड में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर नोनी हाट में सड़क जाम कर अपना विरोध प्रकट किया। करीब 7 घंटे तक चले इस जाम में झारखंड के हेमंत सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा गया। जाम में शामिल लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन की खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की और वहीं जाम में पहुंचे गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस हत्याकांड के लिए सरकार के कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उपराजधानी दुमका में पेट्रोल डालकर मारुति कुमारी को जिंदा जलाकर हत्या कर देने के मामले में आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने परिजनों के साथ मारुति का शव लेकर करीब 7 घंटे तक जाम किया। लोग प्रशासन और सरकार से आरोपी राजेश राउत को लोगों को सौंप देने की मांग पर अड़े रहे। इस जाम में पीड़ित परिवार को 2 लाख आर्थिक सहायता दी जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने लोगों को काफी समझाया, लेकिन लोगों के आपसी मांग पर अड़े रहने से बीजेपी सांसद और विधायक सहित नेताओं को लेकर बैरंग लौटना पड़ा। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक और सांसद के जाने के बाद लोगों को समझाने से जाम खत्म कर दिया गया। इधर निशिकांत दुबे ने लगातार हो रहे बेटियों के हत्याकांड से हेमंत सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। सांसद ने कहा कि हेमंत सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। लगातार एक के बाद एक घटना घट रही है और सरकार कोयला, बालू और गिट्टी की अवैध कारोबार में जुटी हुई है। घटना को लेकर प्रशासन संवेदनशील नहीं है। गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में बेटी की जान नहीं जा सकती। यहाँ एक ग्रोमिंग गैंग काम कर रहा है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर है और भागवत नाना राव पार्क में आयोजित महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने पार्क में स्थापित वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई अन्य महापुरुषों की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया।
मोहन भागवत ने कहा कि वाल्मीकि समाज को संघ की शाखाओं में जाकर और स्वयंसेवकों से संपर्क कर देश के उत्थान में समर्पण भाव से योगदान करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज सहित देश के दूसरे समाज में भी जो बुराइयां हैं उन सभी को छोड़कर हमें आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा। भागवत ने कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पूरे समाज का जुड़ाव जरूरी है। महर्षि वाल्मीकि से संवेदना, समर्पण और कर्तव्य की भावना समाज के लोगों को सीखनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में समाज को ले अधिकार देने के लिए कानून को स्थापित किया है, लेकिन सिर्फ कानून स्थापित करने से ही सब कुछ नहीं होगा। हमारे मन में देश और अपने आप को आगे ले जाने का संकल्प होना आवश्यक है। बताते चले कि मोहन भागवत सोमवार को स्वर संगम घोष शिविर में संघ के कानपुर प्रांत से जुड़े 21 जनपदों से आए 5000 से अधिक स्वयंसेवकों को संबोधित वो कर रहे थे और इस बीच अलग अलग समय में दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में स्वयंसेवक व संघ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक को भी साझा किया। इसमें आगे की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। संघ प्रमुख अपने प्रवास के दौरान शहर के विशिष्ट जनों से मुलाकात भी उन्होंने की। इसमें उद्यमी, चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्ता वर्ग भी शामिल है। कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख कानपुर और इसके आसपास से जुड़े क्षेत्रों की स्थिति से अवगत होने के अलावा कारोबार, शिक्षा, सुविधाओं को आगे की संभावनाओं को लेकर उन्होंने लोगों से बात की है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक है। बीते कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में दाखिल है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल ने शनिवार को बयान जारी कर बताया था कि मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह जीवन रक्षक दवाओं पर हैं अभी। उधर मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। इस बीच मुलायम सिंह यादव के परिवार वालों ने अपील की थी कि नेताजी ठीक हैं और यहां अस्पताल में उनसे मिलने कार्यकर्ता ना आए। कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ को देखते हुए अस्पताल ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता कर दिया है। मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव अस्पताल में ही डेरा डाले हुए हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत करीब 3 साल से गड़बड़ चल रही है। वह महीने में कभी 2 बार तो कभी 1 बार जांच के लिए अस्पताल में भर्ती होते रहे हैं, लेकिन अगस्त महीने से उनकी हालत में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। मुलायम सिंह यादव को प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्या बताई जा रही है और इस वजह से वह लगातार मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञों की निगरानी में रहते हैं। लखनऊ रहने पर किसी तरह की समस्या होने पर यहाँ के अस्पताल में दिखाते हैं और इससे पहले उन्हें 15 जून को मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां रूटीन जांच के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद से लगातार उन्हें किसी न किसी तरह की समस्या बनी रही है। उनकी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद उन्हें कई तरह की अन्य समस्याएं भी हो गई थी और इस वजह से वह ज्यादातर वक्त से दिल्ली में ही रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए। वहीं केजरीवाल ने गुजरात में आम पार्टी की सरकार बनने पर गुजरात की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजने का भी ऐलान कर दिया। आज यानी कि रविवार को केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल ने सरकार बनने पर गुजरात की महिलाओं के लिए 1000 रुपए खाते में देने की बात कही है। केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि 1000 रुपए हर महिला के खाते में देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने माइक पर गुजराती में कहा कि मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि उन्हें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई आ गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी। आपको बता दें गुजरात में इस साल जो है दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी के दोनों नेता आदिवासी बाहुल्य वलसाड़ जिले के धर्मपुर और सूरत जिले के कडोदरा में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल मान ने दाहोद शहर में एक जनसभा को संबोधित किया था और वडोदरा में तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। गौरतलब है कि आप गुजरात में खुद को भाजपा के मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है और आपको बता दें कि गुजरात में 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे पहले दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात सत्ता में आती है तो वह भगवान राम के दर्शन के इच्छुक लोगों की अयोध्या यात्रा का पूरा खर्च वहन करेगी।
आप प्रमुख ने कहा था कि गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपको जीत मिलेगी क्योंकि वह जनता और ईश्वर के लिए काम कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इन दिनों देश में खूब घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर मोदी सरकार और आरएसएस का रुख काफी अलग नजर आ रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को व्यापक सोच के बाद जनसंख्या नीति तैयार करनी चाहिए और यह सभी समुदाय पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। हालांकि आरएसएस प्रमुख ने यह भी बात दोहराई कि जनसंख्या नियंत्रण और धर्म आधारित जनसंख्या संतुलन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने भी बीते शनिवार को कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों का अस्तित्व खत्म हो गया है। वहीं कई देश जो है जनसंख्या वृद्धि की भार को भी मानते, किंतु यह संतुलित रहे तो देश की शक्ति भी है। चीन जैसे देश अपनी जनसंख्या नीति ही बदल रहे हैं क्योंकि राष्ट्र को युवा शक्ति चाहिए जिससे देश उद्यम व साहस के साथ प्रगति कर सके। मोहन भागवत और एसएस के तमाम नेताओं के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा है और आबादी पर सोचना पड़ेगा। टोटल फर्टिलिटी रेट 2% है और टीएफआर सबसे ज्यादा मुसलमानों का गिरा है देश में। भागवत से पूछना चाहता है कि 90 लाख हिंदू बहनों की औलादें मिसिंग है। साल 2000 से 2019 तक अंग्रेजी में इसे फीमेल फेटिसाइड बोलते थे। भागवत इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कुरान कहता है कि बेटियों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। मुसलमान अगर 1000 बेटे पैदा कर रहे हैं तो उनमें से 443 बेटियां भी पैदा हो रही हैं। इस पर भागवत क्यों नहीं बोलते हैं? ओवैसी ने आगे कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, टेंशन नहीं लो, मुसलमानों की आबादी गिर रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत को डेटा रखकर बात करनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो है मुसलमान ही जो है इनकी क्षमता में कमी हो रही है। द्रविड़ मुन्नेन द्रमुक के दिग्गज नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को रविवार को ही पार्टी की आम परिषद की बैठक में सर्वसम्मत से पार्टी अध्यक्ष चुना गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार नवगठित आम परिषद की बैठक में स्टालिन को पार्टी के शीर्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए स्टालिन ने शुक्रवार को ही नामांकन पत्र दाखिल किया था। स्टालिन ने पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालम पहुंचकर पार्टी के अहम पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के महासचिव सहित कई वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री दुरई मुरुगन, कोषाध्यक्ष टीआर बालू, सांसद कनिमोजी और ए राजा के अलावा द्रमुक युवा शाखा के सचिव विधायक उदयनिधि स्टालिन सहित कई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के नामांकन पत्र दाखिल के समय मौजूद थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता दुरई मुरुगन और टीआर बालू को निर्विरोध रूप में क्रमशः महासचिव और कोषाध्यक्ष चुना गया। तीनों नेता दूसरी बार अपने पदों पर निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन को यहां आम परिषद के बैठक स्थल पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। द्रमुक के 15वें संगठनात्मक चुनाव के तौर पर पार्टी अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष राज्य में विभिन्न स्तरों पर पार्टी के पदों के चुनाव के बाद निर्वाचित हुए। दिवंगत एम करुणानिधि के छोटे बेटे स्टालिन द्रमुक के कोषाध्यक्ष और युवा इकाई के सचिव समेत पार्टी के कई पदों पर वो रह चुके हैं। स्टालिन को करुणानिधि के निधन के बाद 2018 में पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। स्टालिन द्रमुक के दूसरे अध्यक्ष हैं। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में विदा होने वाला मानसून उत्तर भारत में सितंबर बरपा रहा है। नोरू चक्रवात की वजह से इसके पूरे महीने बने रहने की भी संभावना है। इस कारण हो रही बारिश के चलते दिल्ली, एनसीआर व उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2007 के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। रविवार को भारत
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शहर में रविवार सुबह 74 मिमी की लगातार बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद पारा सामान्य से 10 डिग्री नीचे आ गया। वहीं लगातार बारिश के चलते प्रदूषण के स्तर में भी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में मथुरा गोरखपुर शहर में तड़के तालाब में बदल गई है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं बलरामपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए बुलाई गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 3 दिनों तक देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। जमुई सांसद चिराग पासवान के पटना पहुंचते ही पटना आते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरस पड़े। चिराग पासवान ने नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को लेकर कहा कि नीतीश कुमार अधिपिछड़ा विरोधी नहीं, बिहारी विरोधी है। पूरे बिहार की जनता के विरोध में निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री अभी तक उनका कोई भी इतिहास जो है वो ठीक नहीं है। उनकी हर नीति में कहीं ना कहीं जो है हर फैसला बिहार की जनता के विरोध में ही रहता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि अगर बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार सिर्फ अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं बल्कि दलित विरोध में युवा विरोधी भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहारियों के हित में कौन सा ऐसा कार्य किया है, कौन से ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे बिहार का विकास हुआ हो या फिर बिहार बाकी राज्यों से बेहतर उसने प्रदर्शन किया हो। यह आंकड़े नीति आयोग के हैं, सरकारी है। यह दर्शाता है कि विकास के जितने मापदंड हो, हर मापदंड में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। अगले पायदान पर बिहार तब होता है जब अपराध और लूट की बात होती है। आगे चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार युवा विरोधी हैं। मुख्यमंत्री ने 2005 में कहा था कि मेरा सपना है कि बिहार से पलायन किए हुए जितने भी लोग हैं वह बिहार वापस आए। 2005 से आज तक जो मुख्यमंत्री 17 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वह दूसरे के सपनों को क्या पूरा करेंगे। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व करेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार में मंत्री पद ग्रहण करने के लगातार बाद जो है विभाग और सरकार के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में बनकर रहने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। अब कुमार सर्वजीत को कृषि मंत्री बनाया गया है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर जगदानंद सिंह से अपील करते हुए कहा कि वो भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे। सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर वीडियो बयान जारी कर कहा कि जगदानंद सिंह में अगर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है तो उन्हें तुरंत राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से एक स्वाभिमानी व्यक्ति को अपमानित किया गया, बिना उनकी सहमति के उनके बेटे को बर्खास्त कर दिया गया, उनका इस्तीफा ले लिया गया। जगदानंद सिंह को खुद विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या इस पद पर बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह का स्पष्ट मत था कि कृषि रोड मैप फेल कर दिया गया। उनका मानना था कि बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित किया जाए। जगदानंद बाबू, आपके मत और नीतीश कुमार के मत में जमीन आसमान का फर्क है। क्या एक म्यान में दो तलवारें रह पाएंगी? इसलिए मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आपकी उम्र भी हो गई है और आप जो कह रहे थे कि आप किसानों की लड़ाई लड़ेंगे तो को गुजरात वासियों के मन में जिस तरह का प्रेम है अपने प्रधानमंत्री के लिए, उसकी झलक हमने आपको दिखाई। किस तरह से अभिवादन किया लोगों ने, हाथ हिलाकर, ढोल नगाड़े बजाकर, सड़क के दोनों ओर जिस तरह का जमघट लोगों का, और लोग भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए, मोदी मोदी के जयकारे लगाते हुए। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य राज्य से 2024 के चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जताई है। उमा भारती मध्य प्रदेश के खजुराहो और उत्तर प्रदेश के
झांसी से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। भारती ने भोपाल में अपने निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अभी वर्ष 2019 में मैंने ही कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, पर अगला चुनाव मैं लड़ूंगी। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं खुलासा कर देती हूं कि सभी लोग मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मुझे 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया। शिवराज जी, मैं जिस लोकसभा से चुनाव लड़ती हूं वहां कोई बड़ा नया काम हो जाता है, जैसे खजुराहो में ललितपुर रेलवे लाइन एवं केन बेतवा की परियोजना पूरी हुई, झांसी में डिफेंस कोर का बड़ा कार्यालय आ गया और 50,000 करोड़ रुपए के निवेश हो गए। भारती ने आगे कहा कि तो अब मैं सोचती हूं कि क्यों ना किसी तीसरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए कहूं, क्योंकि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कहीं से भी चुनाव जीत सकती हूं। मैं तो पार्टी से कहूंगी कि अब की बार कोई तीसरा राज्य दिया जाए, इसलिए मुझे मध्य प्रदेश में जमीन तराशने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में 2003 का मध्य प्रदेश चुनाव हो चुका है। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है स्वेच्छा से 23 अगस्त 2004 में मैं छोड़ चुकी हूं। मैंने सांसद होने का, फिर से केंद्रीय मंत्री होने का प्रलोभन खुद छोड़ा, क्योंकि मुझे गंगा नदी का कार्य करना था और उसके किनारे पैदल चलने के लिए जन जागरण का काम करना था। मध्य प्रदेश में शराब बंदी की मांग कर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अक्सर कहती रही हैं और बयान से सरकार को असहज में डालने वाली उमा भारती ने भोपाल में प्रेस वार्ता करके सभी को चौंका दिया। उमा भारती ने 7 नवंबर से शराबबंदी की मांग के लिए अभियान शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल 14 जनवरी यानी कि संक्रांति तक शराबबंदी अभियान चलेगा। उन्होंने अभियान के दौरान घर भी नहीं जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की मांग के लिए शुरू किए गए अभियान में नदी किनारे पेड़ के नीचे शराब दुकान के सामने टेंट में चौपाल लगाऊंगी। उमा भारती ने आगे बताया कि शराबबंदी की मांग के लिए अभियान चलाने का फैसला हाल ही में बंद किए गए कुछ अहाते एवं दुकानों का उदाहरण है। पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे सूचित किया था कि कुछ शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है, हालांकि दुकानें खुली रही। शराब के व्यापारियों को कोर्ट से स्टे लाने का पर्याप्त समय भी मिल गया। मैं हंसी का पात्र बनकर ठगी सी रह गई, इसलिए मुझे शराबबंदी के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लेना पड़ रहा है। उन्होंने नियंत्रित शराब वितरण व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू करने की मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना है कि अभियान से मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करने के लगे हुए सरकारी अमले सजग रहेंगे, खासकर विधि विभाग स्टे लेने का मौका नहीं देगा। उन्होंने बताया कि लाखों लोगों की जिंदगी और भविष्य बचाने के लिए 2 महीने की साधना मुझे धन्य करेगी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दीदी, अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सीख, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार।
ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को उद्योग जगत से राज्य में निवेश करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भरोसामंद नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर कानून व्यवस्था के साथ हर एक जरूरी चीज मिलेगी। गहलोत ने यहां आयोजित निवेश राजस्थान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान का सफल घरेलू उत्पाद 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो खुशहाली को मापने वाला हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार की अनुकूल नीतियां सड़क, बिजली, कुशल कामगार और बेहतर कानून व्यवस्था जैसी बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण राज्य निवेश के लिए अनुकूल स्थलों में से एक है। गहलोत ने उद्योग जगत को अनुकूल नीतियों का भरोसा दिलाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी सरकार हो, उद्योग को भरोसेमंद नीतियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज 23,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। राज्य में एक समय 3 से 4 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता थी, जो आज 4,500 मेगावाट हो चुकी है। वहीं सौर ऊर्जा क्षमता भी 10,000 मेगावाट है। अपनी सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए गहलोत ने आगे कहा कि राज्य ने 2019 में एमएसआई के लिए काम को सुगम बनाने के लिए अधिनियम बनाया। नीति के तहत किसी भी प्रकार की स्वीकृति और जांच निरीक्षण को लेकर 5 साल की छूट भी दी जाती है। केंद्र सरकार ने देश के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने का आग्रह किया है। जस्टिस ललित 27 अगस्त को सीजेआई नियुक्त किए गए थे। आपको बता दें कि सीजेआई ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। वे मात्र 74 दिन इस पद पर रहेंगे। नए सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र ने सीजेआई ललित को पत्र लिखा है। जस्टिस ललित 26 अगस्त 2022 को सीजेआई एनवी रमना के कार्यकाल पूरा होने के बाद देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल मात्र 2.5 माह का रहा, जबकि उनके पूर्व सीजेआई का औसत कार्यकाल 1.5 साल का रहा। केंद्र सरकार ने सीजेआई ललित को यह पत्र आज सुबह भेजा है। सीजेआई के चयन की तय प्रक्रिया के अनुसार कानून मंत्री नए प्रधान न्यायाधीश को नामित करने के लिए वर्तमान सीजेआई को पत्र लिखते हैं। सीजेआई के पद पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश का चयन किया जाता है। वर्तमान में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें नए सीजेआई के रूप में नामित किया जा सकता है। परंपरागत रूप से सीजेआई उनके बाद सबसे वरिष्ठ जज को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हैं। स्थापित परंपराओं के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई हो सकते हैं। दिल्ली की 2021-22 की आबकारी नीति मामले में ईडी ने दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद की करीब 3 दर्जन जगहों पर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया था। दिल्ली के जोरबाग के एक शराब वितरक और ग्रुप के प्रबंधक निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद से छापेमारी जारी है। समीर महेंद्रू को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। कथित आबकारी घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर आरोपी हैं। इसके अलावा जो है आरोपी की लंबी लिस्ट है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ने मामला दर्ज किया है। मामले को लेकर ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गईं। लाइसेंस धारकों को अनुसूचित लाभ दिया गया, लाइसेंस फीस को माफ या कम किया गया, L1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी के बिना बढ़ाने की मंजूरी दी गई। बताया गया कि दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जुड़े धन संशोधन के मामले में ईडी की टीम 35 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाया। सीएम केजरीवाल ने लिखा कि 500 से ज्यादा
रेड 3 महीनों से सीबीआई और ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे में इस रेड को करने में लगे हुए थे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ किया ही नहीं तो मिलेगा कहां से। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा, ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। अब हवाई यात्रा के दौरान भी पालतू कुत्ते और बिल्ली को साथ ले जा सकेंगे। इसकी शुरुआत भारत की सबसे नई एयरलाइंस अकासा एयर करने जा रही है। कंपनी नवंबर के महीने से पालतू जानवर को साथ ले जाने की इजाजत देने वाली है। अकासा एयरलाइंस ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों को केबिन और कार्गो में अनुमति देने का फैसला किया है और इसकी बुकिंग इस साल 15 अक्टूबर से शुरू होगी। पालतू जानवरों के साथ अकासा एयर की पहली फ्लाइट 1 नवंबर को उड़ान भरने वाली है और इसके अलावा कंपनी अगले कुछ हफ्तों में नए रूट की भी शुरुआत करने जा रही है। अकासा एयर अब 2023 से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत करने की योजना भी बना रही है। अभी कंपनी के पास 6 विमान हैं और अगले साल मार्च के अंत तक 18 विमान हो जाएंगे। एयरलाइंस के सीईओ विनय दुबे का कहना है कि एयरलाइंस कंपनी अकासा एयर का प्रदर्शन परिचालन शुरू होने के पहले 60 दिनों में संतोषजनक रहा है। एयरलाइंस ने इस साल अगस्त में परिचालन शुरू किया था और उसकी अगले साल की दूसरी छमाही में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने की भी योजना है। कंपनी के बेड़े में 6 विमान है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक बेड़े का आकार बढ़ाकर कुल 18 विमान तक करने की तैयारी की गई है। दुबे ने कहा कि कंपनी नए निवेशकों की तलाश में भी है। उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 13 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि 70 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बीच बीच में मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। ये घटना द्रौपदी का डांडा शिखर पर हिमस्खलन के बाद हुई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उत्तरकाशी हिमस्खलन के बाद अब तक कुल 19 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुक्रवार को उन्नत हेलीकॉप्टर से शवों को मताली हेलीपैड तक लाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि मौके पर कुल 30 बचाव दल तैनात हैं और इसी के साथ शुक्रवार को भी जो है मौसम जो बाधा डाल सकता था और उसने डाली भी, क्योंकि उत्तरकाशी में बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही। वहीं 10 ट्रैकर ट्रेनी अभी भी लापता है और 19 शव जो है बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी एवलांच हादसे में गुरुवार से हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग की टीम भी लग चुकी है। ये टीम भी हिमस्खलन में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। ये गुलमर्ग और सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड पर युद्ध करने में परंपरागत होते हैं। टीम के 15 लोग जो है पहले ही उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। ये टीम सेना को भी ग्लेशियर में कैसे बचाव करके रहना है उसकी ट्रेनिंग देती है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल की टीम के साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनआईएस और एनडीआरएफ के साथ बचाव कार्य की टीमें लगी हुई हैं। अब रेस्क्यू के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक उन्नत हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि घटना मंगलवार को हुई थी, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पर्वतारोही पर्वतारोहण के लिए गए थे, तभी ये हादसा हुआ जिसमें कुछ पर्वतारोही जो है वो लापता हो गए। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बगल वाली शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में अदालत ने कल सुनवाई की थी, जो वो टल गई थी। 11 अक्टूबर को शिवलिंग की जांच पर सुनवाई होगी और दोनों मामलों पर कोर्ट अहम फैसला भी दे सकता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर अदालत आदेश दे सकती है। वहीं मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराया जाए या नहीं, इसे लेकर कोर्ट फैसला सुनाया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज कितनी पुरानी है इसे पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाती है। वाराणसी की अदालत अगर सर्वे में ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का फैसला देती है तो इससे पता चलेगा कि वह कितना पुराना है। वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश मामले पर फैसला सुना सकते हैं। उन्होंने कहा जाता है कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर भी हिंदू पक्ष के 2 धड़ों में बंट गया है। मामले में कानूनी पक्ष को देख रही संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन का धड़ा कार्बन डेटिंग कराने का विरोध कर रहा है।
वहीं वकील विष्णु शंकर जैन का पक्ष कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग कर रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चल रहे अलग अलग मामलों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गया है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है। वह हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी संपत्ति भगवान विश्वेश्वर की है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद पर अपना अधिकार होने का दावा कर रहा है। वहीं हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया है कि मुगल आक्रांतों और औरंगजेब ने इस जगह पर जबरन कब्जा किया था। अदालत के सर्वे के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने गलत बताया था। वहीं हिंदू पक्ष ने कोर्ट के आदेश का समर्थन किया था। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर है। भागवत नानाराव पार्क में आयोजित महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने पार्क में स्थापित वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई अन्य महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मोहन भागवत ने कहा कि वाल्मीकि समाज को संघ की शाखाओं में जाकर और स्वयंसेवकों से संपर्क कर देश के उत्थान में समर्पण भाव से योगदान करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज सहित देश के दूसरे समाज में जो बुराइयां हैं उन सभी को छोड़कर हमें आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। भागवत ने आगे कहा कि व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पूरे समाज का जुड़ाव जरूरी है। महर्षि वाल्मीकि ने से संवेदना, समर्पण और कर्तव्य की भावना समाज के लोगों को सीखनी होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समाज को अधिकार देने के लिए कानून स्थापित किया है, लेकिन सिर्फ कानून स्थापित करने से ही नहीं सब कुछ होगा। हमारे मन में देश और अपने आप को आगे ले जाने का संकल्प होना आवश्यक है। बताते चले कि मोहन भागवत सोमवार को स्वर संगम घोष शिविर में संघ के कानपुर प्रांत से जुड़े 21 जनपदों से आए 5000 से अधिक स्वयंसेवकों को संबोधित उन्होंने किया। और इस बीच अलग अलग समय पर दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में स्वयंसेवक व संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। इसमें आगे की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। संघ प्रमुख अपने प्रवास के दौरान शहर के विशिष्ट जनों से मुलाकात भी उन्होंने करेंगे और इसमें उद्यमी, चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्ता वर्ग भी शामिल है। कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख कानपुर और इसके आसपास से जुड़े क्षेत्रों की स्थिति से अवगत होने के अलावा कारोबार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और आगे की संभावनाओं को लेकर बात की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में वो दाखिल है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मेदांता अस्पताल में जो है बयान जारी कर बताया कि मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह जीवन रक्षक दवाओं पर है। उधर मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। इस बीच मुलायम सिंह यादव के परिवार वालों ने अपील की थी कि नेताजी ठीक है, यहाँ अस्पताल में उनसे मिलने कोई भी ना आए। कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ को देखते हुए अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव जो है वह अस्पताल में ही डेरा डाले हुए हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत करीब 3 साल से गड़बड़ चल रही है। वह महीने में कभी 2 बार तो कभी 1 बार जांच के लिए अस्पताल में भर्ती होते रहे, लेकिन अगस्त महीने से उनकी हालत में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मुलायम सिंह यादव को प्रोटेस्ट से जुड़ी समस्या बताई जा रही है और इस वजह से वह लगातार मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञों की निगरानी में रहते हैं।
लखनऊ रहने पर किसी तरह की समस्या होने पर यहाँ के अस्पताल में वो दिखाते हैं और इससे पहले उन्हें 15 जून को मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां रूटीन जांच के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद से लगातार उन्हें किसी न किसी तरह से समस्या बनी रही। उनकी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद उन्हें कई तरह की अन्य समस्याएं भी हो गई थी। इस वजह से वह ज्यादातर जो है वो दिल्ली में ही रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए हैं। केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर गुजरात की महिलाओं के खातों में 1000 रुपए भेजने का भी ऐलान कर दिया। आज यानी कि रविवार को केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल ने सरकार बनने पर गुजरात की महिलाओं के लिए 1000 रुपए खाते में देने की बात कही। केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि 1000 रुपए हर महिला के खाते में देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने माइक पर गुजराती में कहा कि मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि उन्हें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई आ गया है। आपको बता दें केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है शनिवार से 2 दिन के दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेता आदिवासी बहुल वलसाड़ जिले के धर्मपुर और सूरत जिले के कडोदरा में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और मान ने दाहोद शहर में एक जनसभा को भी संबोधित किया और वडोदरा में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। गौरतलब है कि आप गुजरात में खुद को भाजपा के मुख्य विपक्षी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि गुजरात में 27 वर्ष से भाजपा की सरकार है और इससे पहले दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो भगवान राम के दर्शन के इच्छुक लोगों की अयोध्या यात्रा का पूरा खर्च वहन करेंगे। आप प्रमुख ने कहा कि गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपको जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि जनता और ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इन दिनों देश में खूब घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इस मुद्दे पर अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर मोदी सरकार और आरएसएस का रुख काफी अलग अलग नजर आ रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को व्यापक सोच के बाद जनसंख्या नीति तैयार करनी चाहिए और सभी समुदाय पर समान रूप से ये लागू होनी चाहिए। हालांकि आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और धर्म आधारित जनसंख्या संतुलन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कारवा दत्तात्रेय हुसबोले ने जो है शनिवार को कहा था कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। कई देश जनसंख्या वृद्धि की भार इसे मानते हैं, किंतु यह संतुलित रहे तो देश की शक्ति भी है। चीन जैसे देश अपनी जनसंख्या नीति ही बदल चुके हैं, क्योंकि राष्ट्र को युवा शक्ति चाहिए जिससे देश उद्यम व साहस के साथ प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे। मोहन भागवत और आरएसएस के तमाम नेताओं के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा है और आबादी पर सोचना पड़ेगा। टोटल फर्टिलिटी रेट 2% है। टीएफआर सबसे ज्यादा मुसलमानों का गिरा है। देश में भागवत से पूछना चाहिए कि 90 लाख हिंदू बहनों की औलादें मिसिंग है। साल 2000 से 2019 तक अंग्रेजी में इसे फीमेल फेटिसाइड बोलते थे। भागवत इस पर क्यों नहीं बात करते? वैसे यही नहीं रुके, उन्हें आगे कहा उन्होंने कि कुरान कहता है कि बेटियों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। मुसलमान अगर 1000 बेटे पैदा कर रहे हैं तो उसमें 943 बेटियां भी पैदा हो रही है। इस पर भागवत क्यों नहीं बात करते? वैसी ने आगे कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, टेंशन नहीं लो, मुसलमानों की आबादी गिर रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत को डेटा रखकर बात करनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे?